हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जुडिशरी को लेकर के है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इंडिकेशन दिया है कि हम उन सारे एलिगेशंस की जांच करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इजराइल बेस्ड पिगेसस स्पाईवेयर है उसका यूज किया है सिटीजन्स की जासूसी करने के लिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के द्वारा ये सारे एलिगेशंस की एग्जामिन की जाएगी। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल का जो मैप है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट एरिया है। रेगुलर अगर हम ट्रेंड देखें तो इस एरिया से रिपीटेड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से उठा करके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इजराइल या फिर मेडिटेरियन सी को लेकर के कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर यहाँ से शेयर करते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो येलो कलर में मैप दिख रहा है वो है इजराइल कंट्री, और जो इजराइल कंट्री है वो अपनी बॉर्डर यहाँ पर नॉर्थ में अगर हम बात करें तो लेबनान, यहाँ पर सीरिया, ये है जॉर्डन और ये है इजिप्ट, और यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये टर्की है। टर्की जो कंट्री है वो रशिया और टर्की ऐसे दो कंट्री हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में ही इनका एक्सपेंशन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इराक को लेकर के या फिर सऊदी अरेबिया को लेकर के मिसगाइड करने की कोशिश की जाएगी इजराइल को मैप को लेकर के कि ये भी इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं इजराइल के साथ में। तो ये जो मैप है वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे जो पीएम है मिस्टर मोदी वो यूएस की मीटिंग पर गए हैं। 2 साल के बाद में उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की है, कोई ऐसी उनकी जो फॉरेन विजिट रही है। इस विजिट में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेशन लिया जाएगा। इसके अलावा यूएस के साथ में भी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको लेकर के डिस्कशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्वेड ग्रुप है, क्वेड ग्रुप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज, अफगानिस्तान जो प्रॉब्लमेटिक इशू चल रहा है उसको लेकर के, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसको लेकर के, जिसमें वैक्सीनेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया था। जब मार्च में इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी क्वेड ग्रुप की कि वैक्सीन बनाई जाएगी और जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पर उसकी सप्लाई की जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। इससे पहले जो हमारे पीएम हैं उन्होंने यूएस की 5 ऐसी कंपनीज़ के साथ में डिस्कशन किया, उनके सीईओ के साथ में, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, सेमीकंडक्टर एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर कंपनी क्वालकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फर्स्ट सोलर, सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब, एनर्जी सिस्टम एंड आर्म्स मैन्युफैक्चरर जनरल एटॉमिक्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी द ब्लैक स्टोन ग्रुप, इन सब के साथ में डिस्कशन हुआ है। अब क्वेड ग्रुप और अदर जो डिस्कशन होंगे उनमें क्या रिजल्ट निकल करके आएंगे वो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो दिल्ली की है। अभी कल क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के। उन्होंने बोला कि एयर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस इतनी डिसाइड उन्होंने की है। ये जो पिक्चर है इसमें ये दिखाया गया है कि 2020 की कंपैरिजन अगर हम करें डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के साथ में, तो यहाँ पर पीएम, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल था वो प्रेजेंट टाइम में डब्ल्यूएचओ ने जो अपनी गाइडलाइंस नॉर्म्स डिसाइड किए उससे 16.8 टाइम्स ज़्यादा था, और यह हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एयर पोल्यूशन के ऊपर मेजर फोकस करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि मेजर इशू है और ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। इसको सोल्व करना इतना इजी नहीं है जिस तरीके की जो स्टेट्स हैं और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो मांग कर रही हैं। इस डाटा को हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में लाने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम लगने के लिए अभी इस प्रॉब्लम को हम प्रेजेंट टाइम में सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वैक्सीनेशन को लेकर के। उड़ीसा का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 डोज के बीच में जो गैप है, अगर वो गैप ज़्यादा दिन का होता है उसकी वजह से भी जो वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज है उसको अवेल करना इजीली नहीं रहता। जैसे कि उड़ीसा का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 वैक्सीन कोविशील्ड के बीच में जो 2 डोज के बीच में जो गैप है वो 12 to 16 वीक्स है।
कोवैक्सीन के बीच में हालांकि 28 डेज का है, तो जिन लोगों को कोवैक्सीन डोज लगाई जा रही है उन्होंने सेकेंड डोज टाइमली एक्वायर्ड की है। लेकिन कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज को लेकर के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ रही है कि उनको प्रेजेंट टाइम में उनकी सेकेंड डोज का टाइम है और उनको सेकेंड डोज टाइम के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, इस आर्टिकल में दिल्ली को लेकर के बताया गया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जब से उन्होंने इलेक्ट्रिकल पॉलिसी अपनी जो भी उनकी जो पॉलिसी है, नोटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी ऑन 7 अगस्त 2020 कैपिटल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के पॉलिसी लेकर के आए, और उस टाइम से अब प्रेजेंट टाइम तक अगर हम इस गैप के बीच में डिस्कशन करें कि क्या घटित हुआ, क्या हैपन हुआ, तो 19,007 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो कैपिटल में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इससे क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, पोल्यूशन लेवल रिड्यूस होगा और सिटी में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर के एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेशन होगा। मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जो हमारा क्लाइमेट है उसको भी नुकसान नहीं होगा। ई रिक्शा अकाउंट फॉर लोएंस शेयर सिंस अगस्त 2020, ये इसका कंपैरिजन किया गया है। ओके, एवरी मंथ अगर हम बात करें तो दिल्ली में देखो, दिल्ली गवर्नमेंट एम्बिशियस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लास्ट ईयर, अगर हम कंपैरिजन करें 2020 में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो तब से हर महीने 1300 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए, एनवायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय, दिल्ली सरकार के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिस्कशन किया है अदर रीजनल स्टेट के साथ में, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब के साथ में मिलकर के डिस्कशन किया कि अगर वहाँ पर पोल्यूशन कम होगा तो एक तरीके से जो दिल्ली है वहाँ पर भी पोल्यूशन कम होगा। तो इन स्टेट्स को क्या करना चाहिए, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनको जल्द ही अपने जो भी व्हीकल्स हैं उनको सीएनजी की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि ई व्हीकल का जितना ज़्यादा यूज बढ़ेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो सीरो सर्वे को लेकर के बोला गया है कि सीरो सर्वे 6 सीरो सर्वे जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें 28,000 सैंपल्स लिए गए हैं। सीरो सर्वे क्या होता है आपको पता है कि ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं किसी भी सिटी में और फिर उनका लैब में उनकी टेस्टिंग की जाती है कि वहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस इन्फेक्शन से आई हैं या फिर वैक्सीनेशन की जो डोज ली गई है उसके तहत डेवलप हुई हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। जो पहला इस तरीके का सर्वे था वो जून-जुलाई लास्ट ईयर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 23.4% पीपल सर्वेड हैड डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। सिमिलर सर्वेज इन अगस्त 2020 showed that 29.1% people had antibodies, 25.1% in September 2020, 25.5% in October 2020 and 56.13% in January 21। ओके, तो इस तरीके से ये 6 सीरो सर्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोट इज सीरो सर्वे। इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वोट इज सीरो सर्वे, पूछ लिया जाएगा कि इसको रिलीज किया जाता है, कुछ एनजीओ के नाम दे देंगे कि उनके द्वारा रिलीज किया है, क्योंकि सर्वे नाम आ रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरो सर्वे होता क्या है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे यहाँ देखिए, दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने एक बात बोली है कि हम जो हमारा इंडिया है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव को हम सेलिब्रेट करेंगे और 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हम एंटर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें किस तरीके से हमारे ऐसे आज़ादी के ऐसे कुछ फ्रीडम फाइटर्स अनसंग, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, तो लोगों में ये अवेयरनेस फैली जानी चाहिए उन अनसंग हीरोज़ के लिए कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ में उनका किस तरीके का एसोसिएशन था और उसी की वजह से हमें इस प्रेजेंट टाइम में ये इंडिपेंडेंस मिली है। उन्होंने बोला कि हमारा जो भी ये इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो, इनमें 5 थीम्स के ऊपर वर्क किया जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल, एक्शंस एट 75, रिजोल्व एट 75, अचीवमेंट्स एट 75 एंड आइडियाज एट 75। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बोला है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वाटर क्वालिटी, ग्राउंड वाटर जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो लेवल की है, तो उन एरियाज में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आरओ प्लांट्स क्या होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब जो भी इनमें पोल्यूशन लेवल है उस वाटर को में कम किया जाएगा और जो इजीली ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी को अवेल करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
इस आर्टिकल में उड़ीसा को लेकर के बताया गया है कि उड़ीसा में जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो कुछ बीमारियों को लेकर के कुछ डिजीज़ 12 डिजीज़ ऐसी डिसाइड की गई हैं जिनको लेकर के अगर पेशेंट आते हैं तो आप उनको जो ड्रग्स हैं, जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर हम WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो 1000 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे इंडिया में बात करें तो डॉक्टर पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 1456 जो पेशेंट हैं उनके ऊपर एक डॉक्टर होता है। तो ये WHO का जो रेशियो है उससे काफ़ी ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। इसको भरने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि ऐसे एरिया से जो बच्चे हैं वो MBBS एंट्रेंस क्लियर करें और इजीली गाँव के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए जो MBBS हैं वो इजीली अवेल हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एडिटोरियल पेज से है। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो ओकस जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है इसको लेकर के है। ऑस्ट्रेलिया, UK और US इन्होंने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। मेजरली इंडिया के साथ में इसमें कोशिश की गई है कि इंडिया को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। देखो, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन जो पूरा न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हालांकि पहले जो रिलेशन से फ्रांस के थे, तो एक तरीके से फ्रांस को चेंज करने का, फ्रांस को शिफ्ट करने की कोशिश की गई है और इन दोनों कंट्रीज ने मिल करके जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना स्टार्ट किया है कि उस एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में सिर्फ हम इंडिया के लिए अगर हम कंसर्न देखें तो इजीली जो क्वाड ग्रुप्स हैं उसको रिप्लेस करने का कोई भी इसमें कोशिश नहीं की गई है। सिर्फ ये कोशिश की गई है कि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें तो ओकस के थ्रू हमें परेशानी होने वाली है, क्योंकि इस एरिया में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। दूसरा, अगर हम वेस्टर्न एरिया में देखें तो अफगानिस्तान की वजह से भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके तहत ये माना गया कि कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हुई है उनको 50,000 एक्स्ट्रा रुपए दी जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जितना हेल्प कर रही है उससे ज़्यादा 50,000 रुपए और ज़्यादा दिए जाने वाले हैं। तो एक तरीके के कोविड-19 की वजह से ऐसे लोग जिनकी डेथ हुई और उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट करने के लिए बहुत ही सही डिसीजन है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प करती है और बहुत सारी प्रेजेंट टाइम में एक्चुअल तुरंत जो है एटवंस जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हेल्प की जाती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हैज़ बीन सेक्शनिंग 2 लाख फॉर डेथ एंड 50,000 फॉर सीरियस इंजरी। इनमें कौन से सारे इंसिडेंट या फिर डिजास्टर सामने है? साइक्लोन्स, मेजर एक्सीडेंट्स, बिल्डिंग कोलैप्स, इंडस्ट्रियल मिसहैप्स, ये सारे अगर हो जाते हैं तो इस तरीके से हेल्प की जाती है। तो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसको भी गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए और जो एटवंस जो रिलीफ है वो गवर्नमेंट को देने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है उसको ईजिली सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिजीज सर्विलेंस को लेकर के है। इस आर्टिकल की शुरुआत 1854 से की गई है। उसमें बताया गया है कि लंदन में उस समय कोलेरा का आउटब्रेक हुआ था। उस समय कोलेरा की वजह से बहुत सारी वहाँ पर जनरेशन जो इफेक्ट हुई थी, लेकिन बाद में 2 डॉक्टर्स ने मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसका जो मेजर प्रॉब्लम है कि क्या कारण है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। इसकी वजह से जो सर्विलेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इसी की वजह से अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो देखो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हुई 1854 में तो एपिडेमियोलॉजी के लिए एक न्यू एरा बिगनिंग हुआ जिसमें जॉन स्नो को फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी को बोला जाता है और विलियम फार को फाउंडर ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिजीज सर्विलेंस सिस्टम का फादर माना जाता है। मतलब उन्होंने कोलेरा आउटब्रेक को कुछ वीक्स में ही कंट्रोल कर लिया था। और कंट्रोल कैसे किया? उसका प्रॉपरली सर्विलेंस किया गया कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों आउटब्रेक हो रही है। उन्होंने मान लिया कि कोलेरा वाज ए वाटरबोर्न कंटेंजियस डिजीज। अब इस आर्टिकल से ये जो एग्जाम्पल है उससे हमें क्या सीखना है? सीखना ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी जो है उसके ऊपर फोकस और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। जैसे कि इस आर्टिकल में बताया है कि लेट 19th सेंचुरी में जो अंडरस्टैंडिंग है
कि जर्म्स कोज द डिजीजेज, इसकी इमरजेंस, इसकी जो समझदारी है वो विकसित होने लग गई थी। और अर्ली 20th सेंचुरी में डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एडवांसेज इन मॉडर्न मेडिसिन, अटेंशन फॉर एपिडेमियोलॉजी समवॉट शिफ्टेड। मतलब जैसे जैसे रिसर्च हुई, जैसे जैसे सर्विलेंस हुआ, वैसे वैसे दवाइयाँ मेडिसिन बाजार में उतरने लगी। इसी के लिए इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1997 में एवियन फ्लू का जो इमरजेंस हुआ, इसके अलावा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का आउटब्रेक 2002-2004 में हुआ, तो इसकी वजह से जो डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है उसका और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ और हमें और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है। अगर स्पेसिफिक हम इंडिया के ऊपर डिस्कस करें तो इंडिया में सर्विलेंस किस तरीके से इंक्रीज हुआ। 1988 में दिल्ली में हमारे यहाँ पर कोलेरा जो है आउटब्रेक होता है। इसके अलावा 1994 में सूरत प्लेग आउटब्रेक होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज इन 1997 स्टार्ट करती है और ये जो इनिशिएटिव है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है और सार्स जैसे आउटब्रेक होता है 2004 में, तब जाकर के इंडिया ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसमें फोकस ये किया गया, गवर्नमेंट फंडिंग करेगी to increase government funding for disease surveillance, strengthen laboratory capacity, train the health workforce and have at least one trained epidemiologist in every district of India। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर 2004 से फोकस किया गया कि ये सारी बेसिक जो सर्विसेज हैं वो तो होनी ही चाहिए। 2004 से 2019 के बीच में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स हमारे इंडिया में देखने को मिले और इसी की वजह से ये जो फाउंडेशन है वो फुल फ्लैश तरीके से ये प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी इस सर्विलेंस प्रोग्राम ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। कोशिश ये करनी है कि देखो कोविड-19 पेंडेमिक देख लीजिए या प्रेजेंट टाइम में हमारे जो अदर स्टेट देख लीजिए, उनमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सर्विलेंस सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। जैसे केरला में निपा वायरस को एक केस आते ही उसको अच्छे से डिटेक्ट कर लिया गया और जब इतनी जल्दी सर्विलेंस हो जाता है, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है। लेकिन हम अगर अदर स्टेट से कंपैरिजन करें, उत्तर प्रदेश और एमपी के आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हरियाणा में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पर फीवर की वजह से डेथ हो रही और इजीली वहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा कि ये फीवर जो है वो बच्चों में क्यों आ रहा है और किस कारण से बच्चों की डेथ हो रही है। तो सर्विलेंस को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके की जो पेंडेमिक है वो और ज़्यादा उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रिपीट हो सकती है। तो उन सारी प्रॉब्लम को हमें सोल्व करने के लिए हमें जो भी हमारे स्टेट हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा और नेशनल लेवल पर सभी स्टेट को साथ में लेकर के इस प्रॉब्लम को, ये जो सर्विलेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ये जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। इस आर्टिकल में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर हैं उन्होंने इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की है। उनका स्टेटमेंट बोला गया है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके हम ट्रस्टीज हैं और हमें उसको हेल्प करना चाहिए कि हम उसको सही से बना के जाएं ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, मतलब हमारे बच्चे और जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको हम एक बेटर एनवायरनमेंट छोड़ करके जाएं। लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने रिवील किया है कि इंडिया में जो टेम्परेचर है 1901 से 2018 तक 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। 2010 से 2019 का जो डेकेड अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है 0.36 डिग्री हायर देन एवरेज और ये हॉटेस्ट डेकेड के रूप में सामने आया है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए एक डेट्रीमेंटल इशू क्रिएट होने लग गया है। इस सेंचुरी के लास्ट तक तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया में 4.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये जो क्लाइमेट चेंज इशू है ना, ग्लोबल लेवल से पहले अगर हर कंट्री अपने अपने लेवल पर इस क्लाइमेट चेंज इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे तो इस प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा इंडिया जो है वो लास्ट 10 मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर से इफेक्ट हुआ है पिछले 2 साल में ही। जैसे सुपर साइक्लोन अफवान जो है उसने इंडिया को हिट किया 2020 में, जिसकी वजह से $13 बिलियन का इंडिया को नुकसान हुआ। इसके अलावा जून अक्टूबर मानसून फ्लडिंग की वजह से $10 बिलियन जो डॉलर है वो हमें 1600 लाइव्स के अकॉर्डिंग जान चली गई इंडिया में और इतना पैसा खर्च करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 में भी इंडिया जो है वो साइक्लोन तोकाते से वेस्टर्न कोस्ट पे और साइक्लोन यास से ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया इफेक्ट हुआ है।
इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लग गई है। जिसे 2013 में जो केदारनाथ फ्लड आई थी उसके बाद में हमारा जो इंडिया है वहाँ पर जो लोग हैं वो शिफ्ट होने लग गए। प्रिसिपिटेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। 2050 तक तो ये बोला जा रहा है कि जो रेनफॉल है वो 6% तक इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सी लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। 1990 से 2016 तक साइक्लोन की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला और 2008 से 2018 तक 170 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए। अकेले सिर्फ 2020 की अगर हम बात करें तो मोस्टली साइक्लोन अम्फान की वजह से 3.9 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि देखो डेक्कन प्लेट्यू में भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। मेजरली इशू ये है कि ग्लासगो में COP26 मीटिंग होनेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर के। हमें इंडिया ने जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो टारगेट फिक्स किए थे उन टारगेट को अचीव करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को तरफ बढ़ने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए जो हमने टारगेट फिक्स किए थे उन टारगेट्स को हमें अचीव करना होगा। यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वो चाहती हैं कि इंडिया की हेल्प की जाए और उन सारे टारगेट को अचीव किया जाए। क्योंकि अगर हम एमिटर की बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एमिटर के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर देखिए, ये जो आर्टिकल है वो हमारा ईस्टर्न लद्दाख वाला जो बॉर्डर एरियाज है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो यहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो एक तरीके से एनिमल ड्वेलर्स पीपल थे, उनको ग्रेजिंग एरियाज जो है वो काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि ये जो ये ईस्टर्न लद्दाख वाली जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप है और ये जो तिब्बत वाला रीजन है, ये देखिए ये वाला जो रीजन और ये वाला जो रीजन है चाइनीज कंट्रोल्ड है। ये जो बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, यहाँ पर इश्यू क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये एरिया जिसका यूज़ किया जाता था ग्रेजिंग के लिए वो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पर जो एनिमल ड्वेलर्स पीपल हैं उनके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू यहाँ देखिए, देखो अभी कोविड-19 में जिन लोगों की डेथ हुई उनमें किन किन को इंक्लूड किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी थी। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया है कि जो लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए लेकिन 30 डेज के बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि उनकी जो फैमिली है उनको एड एंड असिस्टेंस दिया जा सके। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको भी हमने कोविड की जो वैक्सीन है वो अवेल करवाने की कोशिश की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, जिनके लिए मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्शन किया गया है, तो उनके लिए जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर पर जाकर के उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। जुडिशरी ने फास्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। फास्टर सिस्टम क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। तो इस आर्टिकल ये जो नाम है वो देकर के डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज फास्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको और ज़्यादा फास्ट करने के लिए ये सिस्टम अवेल किया है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ लोगों को एक तरीके से जुवेनाइल क्रिएट कर दिया गया था जुवेनाइल बोर्ड के द्वारा, लेकिन लगभग 2 डेकेड तक वो लोग आगरा जेल में रहे। 13 ऐसे प्रिजनर हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि उनके बारे में जो भी उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो इस इश्यू को लेकर के ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने सुओ मोटो केस के आधार पर ये दिया था कि प्रेजेंट टाइम में हमको 75 ईयर्स आज़ाद हो गए, आज़ादी गेन की हो गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जो वर्क कर रहे हैं ना वो उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में लोगों द्वारा किया जाता था। जो किंग रूल जब चलता था उस समय किया जाता था कि जो भी एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो पिजन का यूज़ किया जाता था। तो प्रेजेंट टाइम में कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें फास्टर जैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे बेल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली जेल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पहुंचे और फटाफट उसके ऊपर कार्रवाई हुए। इसी के लिए ये फास्टर सिस्टम को अवेल करवाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है और पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि तालिबान मतलब अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंगेज होना चाहिए और इसके लिए जो सभी ग्लोबल लेवल पर इस तरीके का
तैयार किया जाए कि सभी कंट्रीज उनके साथ में इंगेज करें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। कल भी हमने तालिबान के द्वारा देखा था, तालिबान चाहता है कि वो भी यूनाइटेड नेशन में अपने आप को पार्टिसिपेशन करवाना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज है चाइना को लेकर के। चाइना देखो अपने जो रीजनल एरियाज में जो कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करती है। तो ताइवान की तरफ उन्होंने अपने फाइटर जेट सेंड किए हैं। वो चाहते हैं कि ताइवान जो है वो बिल्कुल चाइना के अंडर डिक्लेरेशन करे कि हम चाइना के अंडर आते हैं और अदर कंट्रीज के साथ में जो भी उनके रिलेशन हैं उनको खत्म कर दिए जाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।